सर आप बाकी चैप्टर सब आगे। तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन Kc equilibrium constant of concentration and Kp equilibrium constant of partial pressure। अच्छा, ये रिलेशन कब अप्लाई होता है? when all reactants and products are in gaseous state, जब सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबके सब गैशियस स्टेट में हों, तो जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, केसी कहते हैं, ठीक है ना, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे हम केसी कहते हैं, the equilibrium constant can be written in terms of यानी हम कॉन्सेंट्रेशन की जगह मोलर कॉन्सेंट्रेशन को भी ले सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन that is Kc, or in terms of पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर की सूरत में भी लिखा जा सकता है, और इसका फॉर्मूला इसके लिए I डॉट ई दैट इज Kp। देखो, अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, सही है, दोनों गैसेस में है, तो आप Kc और Kp को एक दूसरे के रिप्लेसमेंट में यूज कर सकते हैं। यानी कि मेरे पास एक सब्सटेंस है ए, वो रिएक्ट कर रहा है सब्सटेंस बी से रिवर्सिबली, फॉर्म हो रहा है सी और डी, ठीक है। अब ए भी गैस है, बी भी गैस है, सी भी गैस है, डी भी गैस है। अब इस रिएक्शन के ऊपर जब मैं रेट लॉ यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन ये अप्लाई करूंगा, तो कोई ना कोई रेट एक्सप्रेशन बनेगी जिसमें केसी आएगा या फिर केपी आएगा, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो ये जो रिलेशन है ना, वो ये बता रहा है कि अगर सारी चीजें गैस हैं, तो फिर आपकी मर्जी है, आप चाहें तो केसी की सूरत में इक्वेशन को लिख लें, आप चाहें तो केपी की सूरत में इक्वेशन को लिख लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्लियर मेरी बात ये वाली? सर रिपीट कर। यस सर। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कभी ऐसा हो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबके सब गैस में हो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप चाहें तो केसी भी ले सकते हैं और आप चाहें तो केपी भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखो, ये सिर्फ गैस की सूरत में पॉसिबल है, अगर सॉलिड हो या लिक्विड हो तो केसी ही लोगे, कुछ और नहीं ले सकते। अच्छा सर, अगर ऐसा हो फॉर एग्जांपल हम दो गैस को मिला रहे हैं और नतीजे में कोई सॉलिड और एक गैस बन रही हो, तो फिर क्या करेंगे सर? बेटा तब भी आप सिर्फ केसी ले सकते हैं, केपी नहीं ले सकते। केपी के लिए शर्त है कि सबके सब गैस हो, कोई एक भी लिक्विड या सॉलिड ना हो, ठीक है ना। तो इसके तीन रिलेशंस होते हैं। पहला पॉइंट, इफ नंबर ऑफ मोल्स या फिर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स या फिर वॉल्यूम
of reactants and products are equal. अगर किसी कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के इक्वल हो, तो ऐसी सूरत में, अच्छा इसका क्या मतलब है सर इक्वल का, मैं बता देता हूं। देखो एक रिएक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल H2 प्लस I2, ये भी गैस है, ये भी गैस है, इन दोनों का रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ और एक कंपाउंड फॉर्म हुआ 2HI। सही है। अच्छा अब मुझे जरा एक बात देखकर बताना कि H के कितने मोल हैं यहां पर रिएक्शन में। कितने मोल हैं H के? 2 सर। 1 मोल है बेटा। यहाँ जो नंबर होता है ना, यहाँ पर जो नजर नहीं आ रहा अभी, जैसे हम लिखते हैं ना कि फॉर एग्जांपल 2C, इस तरीके से ये जो 2 होता है ये वाला नंबर ऑफ मोल बताता है, नीचे वाला नंबर ऑफ मोल नहीं बताता, वो नंबर ऑफ एटम बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी नंबर नहीं है तो इसका मतलब 1 होगा। इसका मतलब हाइड्रोजन कितने? 1 मोल। आयोडीन कितने? 1 मोल। 1 मोल। सही है, दोनों को प्लस कर लो, टोटल कितने हो गए? 2 मोल। और प्रोडक्ट कितने? 2 मोल। 2 मोल। तो ये वाली कंडीशन देख रहे हो, क्या कहा, अगर नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के इक्वल हो, रिएक्टेंट के भी टोटल नंबर ऑफ मोल 2 हैं और प्रोडक्ट के भी टोटल नंबर ऑफ मोल कितने? 2, तो ऐसी सूरत में Kc विल बी इक्वल टू Kp। Kc और Kp बराबर होंगे। सही है, पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया बेटा? यस सर। ओके। इफ, अब दूसरी कंडीशन देखो, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, if number of moles of product is greater than number of moles of reactant, अगर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट से ज्यादा हो, तो अब इसके लिए भी एक इक्वेशन देख लेते हैं। PCl5 ये कंपाउंड है, रिवर्सिबली PCl3 प्लस Cl2। अब यहां देखो रिएक्टेंट के कितने मोल है? 1 मोल। प्रोडक्ट में 1 मोल इसका और 1 मोल इसका, टोटल कितने हो गए? 2 मोल। 2 मोल। अब बताओ मुझे जरा, नंबर ऑफ मोल किसके ज्यादा है, प्रोडक्ट के या रिएक्टेंट के? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के ज्यादा है ना, तो ऐसी सूरत में Kc इज लेस देन Kp। अगर प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हो तो Kp बड़ा होगा, Kc छोटा होगा। सही है, दोनों के दरमियान रिलेशन है। तीसरा रिलेशन क्या है, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट is greater than number of moles of product, अगर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल से प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम हो, इसके लिए भी एग्जांपल देख लो। N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबली ये एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं और फॉर्म हो रहा है 2NH3। तो
इधर टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 1 नाइट्रोजन के 3 हाइड्रोजन के, टोटल कितने हो गए? 4 मोल। और इसके कितने मोल हैं? 2 मोल। 2 moles. अब मुझे बताओ कि किसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के? Reactant. रिएक्टेंट के ज्यादा है ना, तो ऐसी सूरत में केसी बड़ा होगा, केपी छोटा होगा। अब अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि सर ये याद नहीं हो पा रहा, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। सिंपल कर देता हूं, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल बराबर हैं तो दोनों बराबर होंगे, सही है। और अगर प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हैं तो केपी बड़ा होगा। अच्छा, पी फॉर प्रोडक्ट, सही है, ऐसे याद कर लो, पी फॉर प्रोडक्ट, तो बड़ा कौन होगा? अगर प्रोडक्ट ज्यादा तो केपी ज्यादा, अगर प्रोडक्ट कम तो केपी कम। बस ऐसे याद कर लो, सही है। Okay, sir. ठीक है, चलो ये तो रिलेशन हो गया इन दोनों के दरमियान। ये एमसीक्यूज वगैरह के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाँ, जो मैंने अभी बताया तुम लोगों को। अब हम बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस के हवाले से कि ये केसी और केपी का इस्तेमाल क्या है। एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशंस क्या है? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है बेटा, वो दो कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। नंबर 1, दो काम। पहला, प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन की डायरेक्शन बताने के लिए कि वो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है। और दूसरा, इसकी मदद से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है? यानी कि कोई रिएक्शन कितना तेजी से होगा, फास्ट होगा, स्लो होगा, मॉडरेट स्पीड का होगा, अच्छा होगा, कैसा होगा, ये बताते हैं, ठीक है ना। तो अब हम बारी बारी इन एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं। तो सबसे पहली क्या थी? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की अगर बेटा बात की जाए तो अब देखो, दो तरह के केसीज होते हैं। एक स्टैंडर्ड केसी होता है, एक स्टैंडर्ड केसी होता है, ठीक है, और एक कैलकुलेटेड केसी होता है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड केसी है और एक कैलकुलेटेड केसी है। तो स्टैंडर्ड केसी, हाँ, तो कैलकुलेटेड केसी और स्टैंडर्ड केसी। देखो, स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड से मुराद है, इस दुनिया में बेटा जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, सबकी साइंटिस्ट ने केसी की वैल्यू कैलकुलेट करके रखी हुई है पहले से, सही है। स्टैंडर्ड कैलकुलेटेड है। अब आप वही रिवर्सिबल रिएक्शन अपने घर में या लैब में बैठे हुए करवा रहे हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग दैट रिएक्शन जो आप करवा रहे हो, अगर उस रिएक्शन में आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन निकाल कर, सही है, ड्यूरिंग दैट रिएक्शन आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन निकाल कर उन दोनों को आपस में डिवाइड करो और फिर केसी निकालो, तो एक और केसी आ जाएगा। अच्छा, ये कौन सा केसी आएगा बेटा? ये वो केसी होगा जो आपने अपने रिएक्शन के लिए कैलकुलेट किया है, सही है। उसी रिएक्शन का कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड केसी साइंटिस्ट पहले से कैलकुलेट करके बैठे हुए होंगे।
अब तुम अपने कैलकुलेटेड केसी को स्टैंडर्ड वाले केसी से मैच कर लो। इफ, अब यहां पे देखना, इफ कैलकुलेटेड केसी, जो आपका कैलकुलेटेड केसी होगा, इज लेस देन if calculated Kc is less than standard Kc, जो स्टैंडर्ड केसी उसी रिएक्शन का साइंटिस्ट पहले से निकाल कर बैठे हुए हैं, अगर उससे आपका केसी छोटा आया है, देन रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सही है, ये पहला पॉइंट हो गया। अब इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट, इफ कैलकुलेटेड केसी इज ग्रेटर देन standard Kc, then reaction will move in backward direction। तो फिर रिएक्शन कहां जाएगा भाई? पीछे की तरफ जाएगा। अभी भी सर समझ नहीं आ रहा, प्रॉब्लम हो रही है बेटा, कोई मसला नहीं, अभी और समझाते हैं। देखो बातें याद रखना। मिसाल के तौर पर एक सब्सटेंस है A प्लस बी, और ये आपस में एक रिएक्शन हो रहा है और रिवर्सिबली ये C बना रहे हैं। सही है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि ये रिएक्शन दुनिया में पहली मर्तबा हो रहा है, पहले बहुत मर्तबा ये रिएक्शन हो चुका होगा, ठीक है ना। साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन की केसी की वैल्यू जो स्टैंडर्ड निकाली हुई है वो कितनी है? 5 है फॉर एग्जांपल। अब तुमने ए और बी को लिया, घर में कमरे में बैठे और कमरे में रिएक्शन कराना शुरू किया, ठीक है। तुमने रिएक्शन करवाया, अच्छा ड्यूरिंग रिएक्शन तुम्हारे को पता नहीं क्या हुआ, तुमने बोला जरा पता तो करें कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है कि बैकवर्ड। तुमने क्या किया? तुमने कॉन्सेंट्रेशन ए और बी की ली, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, तुमने कॉन्सेंट्रेशन ए और बी की ली और सी की ली, उससे तुमने, अच्छा जो तुम घर में अपने रिएक्शन कर रहे हो, केसी कैलकुलेट किया। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या? केसी। ये है ना फॉर्मूला, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या है? सी, और रिएक्टेंट्स क्या है? ए बी। कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, केसी का आंसर फॉर एग्जाम्पल आया 3। अब ये जो तुम्हारा कैलकुलेटेड आंसर है ये स्टैंडर्ड आंसर से छोटा है, तो तुम्हारा रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जा रहा होगा? फॉरवर्ड। समझ गए? समझ गए बेटा? यस सर। और अगर यही आंसर फॉर एग्जांपल 3 की जगह आ गया 8, अब तुम्हारा कैलकुलेटेड केसी बड़ा है और स्टैंडर्ड केसी छोटा है, तो रिएक्शन कैसे जा रहा होगा? बैकवर्ड। बैकवर्ड। बात समझ में आई बेटा? यस सर। सर अभी भी समझ में नहीं आया। क्या कह रही हो? अभी भी समझ में नहीं आया। क्या समझ नहीं आया बेटा? क्या प्रॉब्लम हो रही है? कल की क्लास में तुम नहीं सर थी जो ना? आपने फॉरवर्ड और बैकवर्ड समझाया वो तुमने कल और परसों की कोई भी क्लास नहीं ली है ना मेरे ख्याल से सिमरन? सिर्फ कर ली थी पर वो देख ली थी। तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ये सारे ये लॉ ऑफ कांस्टेंट सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे आया, ये सारे फॉर्मूलाज, ये लॉ सब कुछ देख लिया तुमने? जी सर ये समझ में आ गया था। तो मैं बेटा बस इतना सा कह रहा हूं कि कोई भी रिएक्शन इस दुनिया का हो, रिवर्सिबल रिएक्शन, उसकी केसी की वैल्यू साइंटिस्ट कैलकुलेट करके बैठे हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना। अब वही रिएक्शन अगर आप अपने घर में करवा रहे हो और आप उस रिएक्शन के दौरान दोबारा से उस केसी की वैल्यू को कैलकुलेट करो,
अगर उस केसी की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल आपके स्टैंडर्ड वैल्यू से कम आ गई, यानी कि फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड है 5 और आपकी कितनी आ गई 3, इसका मतलब आपका रिएक्शन अभी फॉरवर्ड जा रहा है, यानी कि ए बी मिलके क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही मसला तब हुआ कि जब आपने यही रिएक्शन करवा रहे हो, केसी जो है वो 8 आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो अब आपकी जो कैलकुलेटेड केसी है वो स्टैंडर्ड केसी से बड़ा आ गया, तो इसका मतलब अब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। अब रिएक्शन पहले क्या था, ए और बी मिलके सी बना रहे थे, अब सी ब्रेक डाउन होकर क्या बना रहा होगा, ए और बी। ये है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताने का तरीका कि स्टैंडर्ड केपी से अपने रिएक्शन की केसी को, स्टैंडर्ड केसी से अपने रिएक्शन की केसी को मैच कर लो। अगर इक्वल आ जाए, फॉर एग्जांपल 5 आ गया, ठीक है, स्टैंडर्ड भी 5 है, तो इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, ना रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है ना रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है। अगर वैल्यू आपकी छोटी आ गई स्टैंडर्ड से तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, बड़ी आ गई रिएक्शन स्टैंडर्ड से तो रिएक्शन बैकवर्ड आ रहा है। ये रिलेशन है। क्लियर? जी सर। चलो अब ये चीजें रेस कर रहा हूं। अच्छा, दूसरा काम क्या होता है इससे, दूसरा काम होता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी पता चलता है ना, प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन समझ में आ गई। अब दूसरा काम देख लेते हैं। दूसरा काम क्या है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का पता करना है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में क्या है कि कोई रिएक्शन कितनी तेजी से हो रहा है, ठीक है ना। इफ वैल्यू ऑफ Kc फॉर अ रिएक्शन इज वेरी लार्ज, रिएक्शन विल बी टू फास्ट, रिएक्शन जो है वो बहुत तेज होगा। सही है, रिएक्शन जो है वो बहुत तेज हो जाएगा। जैसे कि ओजोन गैस है, ये रिवर्सिबली ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है और इस रिएक्शन का केसी जो है ना वो एक्सपोनेंट 55 होता है। अब एक्सपोनेंट 55 का मतलब पता है क्या है, यानी कि 10 की पावर 55। अब 10 की पावर 55 तुम्हारे कैलकुलेटर में भी नहीं आएगा, ये इतनी बड़ी वैल्यू है। अब किसी रिएक्शन का केसी अगर इतना बड़ा होगा ना तो वो रिएक्शन इतना फास्ट होगा कि आप उसे कंट्रोल ही नहीं कर सकते, किसी सूरत कंट्रोल नहीं कर सकते, ना रेट ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हो ना कंट्रोल कर सकते हो। तो केसी की वैल्यू से हमें एक ये भी चीज पता चलती है कि कोई रिएक्शन कितना तेज है और कितना स्लो है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इफ वैल्यू ऑफ Kc, अगर Kc की वैल्यू फॉर अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के लिए, इज वेरी स्मॉल, अगर वो बहुत छोटी हो, तो फिर क्या होगा, रिएक्शन विल बी टू स्लो, रिएक्शन इतना स्लो होगा कि आपकी जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन रिएक्शन होकर नहीं देगा। इसके लिए क्या एग्जांपल है, 2HF, ये रिवर्सिबली टूटते हैं H2 और F2 में, और इस रिएक्शन की केसी पता है क्या होती है, एक्सपोनेंट की पावर -13, यानी कि 0 पॉइंट फिर 13 जीरो, 0.12 जीरो उसके बाद 1,
यानी इतना छोटा केसी। अगर रिएक्शन में केसी की वैल्यू बहुत बड़ी है तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, केसी की वैल्यू बहुत छोटी है तो रिएक्शन बहुत स्लो होगा। अच्छा, रिएक्शन बहुत फास्ट हो उसका रेट नहीं मालूम कर सकते, रिएक्शन बहुत स्लो हो उसका रेट भी मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, आखिरी बात पर आते हैं। इफ वैल्यू ऑफ केसी for a reaction is moderate, अगर वैल्यू ऑफ केसी रिएक्शन में मॉडरेट वैल्यू हो, ना बहुत बड़ी हो ना बहुत छोटी हो, रिएक्शन की जो स्पीड होगी रिएक्शन विल बी मॉडरेट। तो रिएक्शन कैसा होगा? मॉडरेट स्पीड का होगा, यानी कि एक एवरेज स्पीड का होगा जिसे आप बर्दाश्त कर सकते हैं। N2 प्लस O2 रिवर्सिबली रिएक्ट करेंगे और फॉर्म होगा 2NO2। अब इस रिएक्शन की केसी पता है क्या होती है? 10। अब ये वैल्यू ना बहुत छोटी है ना बहुत ज्यादा बड़ी है, सही है? तो इस रिएक्शन की स्पीड कैसी होगी? इस रिएक्शन की स्पीड होगी बेटा मॉडरेट स्पीड होगी। समझ गए? अच्छा, बहुत रिएक्शन अगर फास्ट होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते आप। इसी तरह अगर रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होता है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर रिएक्शन की स्पीड मॉडरेट हो तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया जा सकता है, बल्कि किया ही उसी का जाता है, हम ये कहें तो बेहतर होगा। ठीक है, तो केसी की वैल्यू से दो बातें पता चलती हैं, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड, और एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन के रिएक्शन की स्पीड क्या है, बहुत तेज है बहुत स्लो है या दरमियानी है। तो मॉडरेट का रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट होता है, बहुत फास्ट या बहुत स्लो का रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं होता। एम आई क्लियर? यस सर। किसी को भी कोई सवाल या कंफ्यूजन? बेटा किसी को भी कोई सवाल या कंफ्यूजन? सर तो ये चीज No, इसमें sir. मेंशन नहीं करेंगे? सुमैया दोबारा बोलिए बेटा। सर ये चीज इसमें मेंशन नहीं करेंगे कि उसका रेट कैलकुलेट हो सकता है? और मेंशन कर दो बेटा, कोई इशू नहीं है, मैंने तो इसलिए वर्बली बता दिया, लिखा नहीं। तुम अगर चाहो तो मेंशन कर लो कि बहुत टू फास्ट और टू स्लो का रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं होता, मॉडरेट का हो जाता है। एमसीक्यूज में ये बात पूछी भी थी मेरे ख्याल से किसी पास पेपर में। सही है? ओके सर। और कोई सवाल बेटा किसी को? सर वो जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का था हम्म, उसमें अगर केसी वही आए तो फिर क्या होगा? फिर रिएक्शन बेटा इक्विलिब्रियम पर रहेगा, ना फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड आएगा। ओके। और कोई सवाल बेटा किसी को? कोई सवाल नहीं है बेटा? बेटा कोई सवाल नहीं है किसी को? No, नो sir. सर क्लियर। ठीक और है, सर ओके। अच्छा, कल की क्लास मिस नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ली शेटलियर प्रिंसिपल का, हर साल पेपर में आता है और आगे भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। कल नहीं मतलब अब नेक्स्ट क्लास सर में। कल आपकी क्लास नहीं, नेक्स्ट क्लास जब भी हो, ठीक है? ली शेटलियर प्रिंसिपल पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसमें। आज के लिए इतना ही, बाकी बात इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होगी। अल्लाह हाफिज।